जैसे कि आपको मालूम है कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री बहुत टफ होती जा रही है। जैसे मान लीजिए कि 2023 अगस्त से लेकर जब से कनाडा की गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप 4.5-5 बैंड पे भी वीज़ा ले सकते हैं। आइल्स के जो स्टडी सेंटर्स हैं, आइल्स के जो कोचिंग सेंटर हैं, उन पे बहुत बड़ा ये प्रेशर आ गया कि आगे उनका सर्वाइवल कैसे होगा। उसके बाद 22 ऑफ जनवरी 2024 के बाद भी कई ऐसे चेंजेस आए, जहाँ पर इमिग्रेशन इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, बट कहीं न कहीं जो फ़ायदा है, वो स्टूडेंट का हुआ। क्योंकि स्टूडेंट का फ़ायदा का मतलब ये होता है कि जैसे धड़ाधड़ लोग जा रहे थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूएस, यूके, और कई गलत तरीकों से भी जा रहे थे। जब एक डोर ओपन करता है कोई भी कंट्री, तो नो डाउट कि जो कंसल्टेंट या एजेंट्स होते हैं, वो अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए अलग-अलग तरीके की राय देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप ऐसे चले जाओ, इस तरीके से चले जाओ, जबकि वो तरीका इतना अच्छा नहीं होता। और होता क्या है कि अल्टीमेटली उस कंट्री की जो इमिग्रेशन के जो हालात होते हैं, उस पे बहुत असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल के सिनेरियो की बात करें, 2013-14 से लेकर अब 2024 है, तो बहुत बड़े उतार-चढ़ाव आए। पहले यूके बहुत बूम पे था, 2008-9 में बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उसके बाद 2013-14 में फिर यूके में एक बड़ा बूम आया, 10 साल रहा। अब 2023-24 से यूके का जो वीज़ा पर्टिकुलरली फॉर स्टडी वीज़ा है, उसमें कैश लेटर के लिए दिक्कतें आनी शुरू हो गई, इंटरव्यू का दौर शुरू हो गया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी फ़र्क पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बहुत रूल चेंज किए, कनाडा ने रूल चेंज किए हुए हैं। तो एक-एक करके बात करेंगे कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और देखते हैं कि अगले 8-10 मिनट में आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं। और मैं आपके साथ दीप अरोड़ा, डॉक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़ पर्ल पैलेस कुमार मंडी से मैं आपके साथ हर फ्राइडे को होता हूँ। 10 मिनट बात करने का मकसद ये होता है कि डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं इन इमिग्रेशन सेक्टर, वो आपको बताए जाएँ, ताकि किस कंट्री में जाना है, आपकी पॉकेट, आपका बजट कितना है, आपके आइल्स में कितने बैंड है, या आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपने दिया हुआ है, वो किस लेवल पे है। एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी भी कंट्री में जाएँ, ताकि ये ना हो कि आप जाएँ और वहाँ पर आपको लगे कि मैं तो इस कंट्री के लिए फिट था ही नहीं। पहले 2-3 बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि जो जुलाई 2016 से एसएसवीएफ शुरू हुआ, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क। अब सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क का मतलब ये था कि बहुत सिंप्लीफाइड काम हो। उसमें कि जीटीई का बड़ा प्यारा वर्ड आया, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट आ गया। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट का मतलब ये था कि आप सिर्फ पढ़ने जाइए, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, फंड आपके साथ, आपके पास अच्छे हों, स्पाउस को भी साथ में लेके जाना, ले जाइए, आप जेन्युइन होने चाहिए। तो जेन्युइन हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़िए, वहाँ पर आपका सपोज आगे आपके स्किल्स हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी लीजिए। तो ये एसएसवीएफ का मेन मोटिव रहा, जीटीई का मोटिव रहा। बट हुआ क्या कि इस फ्रेमवर्क को बहुत एक्सपर्ट किया गया। एक्सपर्ट करने का क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट करने का मतलब होता है कि जैसे जो स्टूडेंट्स, मान लो एक कंट्री ने कह दिया कि आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। अब हुआ क्या कि धड़ल्ले से फेक डिग्रीज बना के अपने स्पाउस को साथ में लेके जाना शुरू हो गए। अब वहां पर पढ़ने का मकसद था नहीं, तो उन्होंने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, छोड़ के काम करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए कि उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी को कितना बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस होता है कि एक स्टूडेंट जिसकी मान लो कि 1 साल की फीस 10 से 15 लाख रुपया है, मान लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाता है। उसके बाद वो 1 साल भी नहीं पढ़ता, या 1 साल पढ़ने के बाद सेकंड ईयर की फीस जब है उसकी एक्सपेक्टेड होती है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो फीस भरता नहीं है कि कहीं और वर्क परमिट के लिए शिफ्ट हो जाता है। तो कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस, कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस एक इंस्टीट्यूशन को सहना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में गए, मैक्सिमम स्टूडेंट उनमें पढ़ाई करने के मोटिव पे नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक स्पाउस, एक शादी करके वहाँ पर उन्होंने स्टडी वीज़ा को वाया बना के वहाँ पर वर्क परमिट या कोई बिजनेस वीज़ा या किसी भी और वीज़ा में वो कन्वर्ट हो गए, तो अपनी कंटिन्यू नहीं की स्टडी। तो जीटीई की जो एक पहली शुरुआत थी वो पूरी नहीं कर पाए। अब डिफरेंट टाइमिंग्स पे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने अलग अलग तरीके से रूल्स लेके आए कि जीटीई नहीं, चलो अब जीएस शुरू करते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लेते हैं। अब वो शुरू किया गया। उसमें अब जब जीएस शुरू करते हैं तो रिस्क रेटिंग सिस्टम शुरू किया गया। रिस्क रेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट जाते हैं, अब वो स्टूडेंट जाके भी आगे शिफ्ट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव एक सिनेरियो माना जाता है। तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कितने वीजा रिफ्यूजल आए, वो रिस्क रेटिंग में आ गया। उन स्टूडेंट्स, जब वो स्टूडेंट वहां पर गए कि इन्होंने अजाइलम ले ली, वो एक रिस्क रेटिंग में आ गया, या वीजा कैंसिल हो गए, या वहां पर कोई इलीगल एंट्रेंस हो गई। तो ये सारे के जो सारे सिस्टम है, ये एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर
जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है तो वो आगे फिर बैन लगाना शुरू करती है, आगे फिर ऐसे ही स्क्रूटनी लगाना शुरू करती है कि जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो जेन्युइन जाए। तो हर एक कंट्री का एक ही मकसद और मोटिव होता है कि स्टूडेंट जेन्युइनली उस कंट्री में एंट्रेंस करें, बट होता नहीं है। जो भी कंसल्टेंट या खासतौर पर एजेंट्स हैं वो अपने फाइनेंशियल्स के कारण के खातिर स्टूडेंट्स को गलत तरीके से कि उनका लाख 2 लाख 3 लाख बन जाए, तो उसके कारण वो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कंट्री में इलीगली जब एंट्रेंस कराते हैं, मैं वहां पर जाके पढ़ूंगा वापस आ जाऊंगा, ये नहीं होता। तो जब ये ऐसे सिस्टम की धज्जियां उड़ती हैं तो फिर कोई भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो आगे इस प्रोसेस को हार्डशिप्स में लेके आता है, उसको वो स्टूडेंट को अपने कंट्री में दाखिल करवाने का, एंट्रेंस देने का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड टफ बन जाता है। जेन्युइन तो होता ही है, बट जो एजेंट होते हैं वो इस चीज का नजायज फायदा उठाते हैं। अब हुआ कि जिसने एक मास्टर्स की वो डबल मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दोबारा इंटरेस्ट लेता है, या ये हो गया कि मास्टर्स की है मैं आगे कोई डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले लेता हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो नीचे लेवल पे जाके आप किसी भी कंट्री में स्टडी नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स की है तो आगे आप मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए जाएं, पीएचडी के लिए जाएं, उसमें तो बात बनती है। यदि आपने ऑलरेडी मास्टर्स की है और आप कहते हैं कि मैं डिप्लोमा करने के लिए तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको जो एनुअल इनकम है वो 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके फादर यदि 10 लाख कमाते हैं तो आपकी मदर भी 5 लाख कमाती हो, टोटल जो अर्निंग है वो 15 लाख के करीब हो, जो आईटीआर जो आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं तो 50 लाख से करीब हो। सो ये चीजें जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बताई 2016 से ठीक चल रहा था, 18-19 में आके थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ गए कि उसमें अब पीटी वालों के लिए बड़ी दिक्कत आ गई कि जिन्होंने पीटी की हुई है उनको अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्क्रूटनी से देख रहा है, आइल्स को ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। 2223 में तो बहुत धज्जियां उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने तो कई स्टूडेंट्स को बैन किया, इवन नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन किया। तो कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अब स्टडी करने जाना हो तो आपके पास फाइनेंशियल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 15 लाख तो आपके पेरेंट्स की कमाई होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो शो फंड है, जो आपने 3 महीने पुराने शो करने हैं फंड्स, वो भी तकरीबन मान के लिए चलिए 30 लाख के करीब होने चाहिए। सो ये चीजें आपके माइंड में है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोचे। अदरवाइज कोई आपको ये कहे कि मैं आपके 45 पीटी में स्कोर आपको मैं ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन करा दूंगा, तो ऐसा वो पॉसिबल नहीं होने वाला। कनाडा के लिए बात करते हैं। कनाडा में पिछले 3-4 दिन पहले मिस्टर मार्क मिलर ने भी जो सीट्स एलोकेशंस की बात हुई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के करीब सीट्स एलोकेट हुई। अब जो कहते थे कि 100% हम वीजा देंगे, अब वो कनाडा की सरकार ने 60% वीजाज की अप्रूवल रेट दे दी है। और कौन कौन से प्रोविंस है, उनको कितनी सीट्स मिली हैं और कितने वीजा अप्रूव होंगे। देखो, सीट्स एलोकेशन होना अलग बात है और वीजा अप्रूवल अलग बात है। जैसे मैं आपको अगले 2 मिनट में बताता हूं कि अंटोरियो में 2,35,000 के करीब इनको सीट्स मिली हैं, क्योंकि जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर से पाल कहते हैं। अब जो अथॉरिटी है तो वो इनको 2,35,000 पॉल लेटर देगी, उसमें से 1,41,000 ये वीजा जो है वो अप्रूव किए जा सकते हैं। मतलब 60% आप मान के चलिए। ऐसे ब्रिटिश कोलंबिया में 83,000 के करीब इनको सीट्स मिली हैं, इसका आप 60% कर लो। मैं फिलहाल एलोकेशंस की बात कर रहा हूँ, इसका आप 60% अपने हिसाब से करते रहना। अल्बर्टा में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 है, नोवा स्कॉशिया में 20,000 करीब एलोकेट की गई है, मैनिटोबा को 18,000 एलोकेट की है। ये आप स्क्रीनशॉट मैं बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सस्कैचुअन 15,000 है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, उसको 2300 के करीब सीट्स मिली हैं। टोटल एलोकेशन जितनी भी हुई है सीट्स, उसका 60% वीजा सक्सेस रेट आपको मिलेगी। मान लीजिए कि 6 लाख इनको आप टोटल कर लेंगे यदि आप, तो तकरीबन 6 लाख के करीब सीट्स मिली हैं, उसमें से 60%, तो जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने 22 जनवरी को बताई दिया था कि हम अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 करीब, 3,64,000 करीब हम जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर एंट्रेंस देंगे, तो वही 3,60,000 करीब इसकी जो वीजा की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक आप अपना कोई चेंज नहीं कर सकते कोर्सेज वगैरह, या वहाँ पर आप वर्क परमिट नहीं ले सकते, कोई और चेंज नहीं कर सकते। और यूके ने भी कह दिया कि आप 3 साल की डिग्री जाती है तो आप पढ़िए वहाँ पर। अब वहाँ पर होता क्या कि बस पहुंच गए और वहाँ पर हमने वर्क परमिट कन्वर्ट करा दिया कि पिछला स्टडी वीजा कैंसिल करवा देंगे। तो एजेंट क्या करता है कि अपने 2-3-4 लाख रुपए के लिए स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्टूडेंट भी खिलवाड़ करते हैं एजेंट के साथ, कंसल्टेंट के साथ, कि सर कोई बात नहीं, हम तो एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, हम तो स्टेटमेंट पर्पज में खुद लिखेंगे। और वहाँ पर जिस धरती में वो लैंड करते हैं तो फिर आपको मालूम है कि वहां पर वो उनका जो मेन मकसद होता है वो काम करने का होता है। और इसी चीजों से एक कंट्री है वो देखती है कि स्टूडेंट्स की जो इंटेंशन है वो पढ़ने की नहीं है, और वहां पर वो जाके वर्क परमिट या किसी और वीजाज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नो डाउट कि डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं, फिर बैन भी लगते हैं, और डिफरेंट हमारे जो इंडिया में भी कई स्टेट्स पे बैन लग जाते हैं। जैसे अब देखिए, आपको मालूम है कि जो लोगों का अब रुझान है, देखो कनाडा 25-23 लाख से कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी आपको मालूम है कि आपने 10-12-15 लाख से कम फीस नहीं है, यूके की फीस भी आपको मालूम है कि 12-15 लाख से कम फीस नहीं होती। यदि आप सोचते हैं कि अब इन कंट्रीज में थोड़ा सा
सर्वाइवल की दिक्कत आती है, बजट की दिक्कत आती है, वहाँ के जो हालात हैं वो आपको लगता है कि इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए मैं 2-3 ऑप्शंस बताता हूँ, वो उस पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको सिंगापुर है। देखो पहले सिंगापुर को बहुत लोग हल्के में लेते थे कि क्या करेंगे वहाँ पर जाके, कुछ नहीं होगा, वहाँ पर वर्क परमिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्टडी अच्छी नहीं है, तो कई लोग इसको बहुत आंकते थे। अब हालात ये हो गए हैं कि कनाडा का और सिंगापुर का डॉलर सेम, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में वो एक कंफर्म टिकट कराता है, तभी वो एक सिंगल पर्सन जा सकता है। खैर कपल जा सकते हैं चाहे डमी टिकट भी हो, बट कितना टफ कर दिया वहां पर। आप अब अभी तो लगता है कि आप स्टडी करने के लिए आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बट आने वाले टाइम में सिंगापुर की स्टडी परमिट भी वैसी हो जाएगा जैसे कनाडा का है या ऑस्ट्रेलिया का है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप सिंगापुर के बारे में सोचिए। ट्यूशन फीस जमा करानी है, वो भी वीजा लगने के बाद ही होती है, तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। आप दुबई जा सकते हैं, दुबई में भी जो खर्चा है वो 4-5 लाख का है, जैसे सिंगापुर में 4 लाख के करीब खर्चा है, दुबई का भी खर्चा 4-5 लाख है। आप यूके पढ़ने जा सकते हैं, उसके बाद सिंगापुर से भी आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा सकते हैं, माल्टा है और इटली है, ये कंट्रीज में आप 4 से 5 लाख रुपए पढ़ने जा सकते हैं। या जर्मनी है, जर्मनी में आप 6-7 लाख के करीब फीस होती है, वहाँ पर आपके एक डॉशे बैंक में आपको ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है, 10 लाख के करीब उसकी फीस होती है, जो आप जर्मनी के जो बैंक में है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे आप जीआईसी करते हैं। सो कहने का मकसद यही है कि ये जो मैं कंट्री बोली है ये बेस्ट कंट्रीज है। माल्टा को आपको वीजा लगने के बाद दे सकते हैं, बट यदि आपके पास सिंगापुर है, दुबई है, माल्टा है, इटली है, जर्मनी है, ऐसी कंट्री में आप 5 से 6 से 7 लाख रुपए अच्छा आपको वीजा एक यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी। आगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है, तो वहां से भी आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आज का आपने एपिसोड मेरे साथ रहे, धन्यवाद। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँगा। मुझे आप दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।